हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की जो हिस्ट्री की बुक है, यानी कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की जो इतिहास की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे एंड ये पार्ट 1 है इसका, और इस चैप्टर के 2 या 3 पार्ट में हमारा कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा और बहुत ही ईजी नोट्स हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा वीडियो देखने के बाद, बिना टाइम वेस्ट के। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसका चैप्टर नंबर 2 भी डाल दिया है और हर चैप्टर के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक वीडियो अपलोड करती हूँ एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होते हैं विद आंसर्स। तो आप अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। टाइटल पर ही फोकस करते हैं। तो 3 महाद्वीप, पहले ये समझिए महाद्वीप कहते किस हैं। महाद्वीप कहते हैं हम कॉन्टिनेंट को, एंड हम सबको पता है कि हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट हैं? 3 कौन से कॉन्टिनेंट हैं हमारे जिसमें हमारा ये फैला हुआ साम्राज्य है? कौन सा फैला 3 महाद्वीप में हमारा कौन सा साम्राज्य है जो फैला हुआ है? तो हमारा जो रोम साम्राज्य है, यानी कि जो हमारा रोमन साम्राज्य है, वो 3 महाद्वीपों में यानी कि 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। बहुत ही बड़ा साम्राज्य है, सबसे बड़ा साम्राज्य हम इसको कह सकते हैं। और ये कौन से 3 महाद्वीप में फैला हुआ है? ये हमारा यूरोप में फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में। तो इन तीनों में ये हमारा रोम साम्राज्य फैला हुआ है एंड ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज का अधिकांश यूरोप में, पश्चिमी एशिया में और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा शामिल था रोम साम्राज्य। ठीक है, यूरोप में, पश्चिमी एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में। अब हम बात करते हैं रोम के साम्राज्य के स्रोत जो हैं उसको 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है पाठ्य सामग्री, सेकंड है परलेख या फिर हम उसको दस्तावेज भी कह सकते हैं, दस्तावेज हम कहते हैं कागजात वगैरह को। थर्ड है हमारा भौतिक अवशेष। अब हम इसको डिटेल में आगे जानेंगे। रोम साम्राज्य का फैलाव 3 महाद्वीप में। अभी तक हमने पढ़ा कि रोम साम्राज्य का जो फैलाव है वो हमारे 3 कॉन्टिनेंट में है, यानी कि 3 महाद्वीपों में है। पहला है यूरोप में, दूसरा है पश्चिमी एशिया में और तीसरा है उत्तरी अफ्रीका में। और हमने जाना कि रोम साम्राज्य की जो जानकारी के स्रोत मिलते हैं वो 3 चीज़ों से मिलते हैं, पाठ्य सामग्री से, परलेख या फिर दस्तावेज से, और थर्ड भौतिक अवशेष थे। तो हमारा जो पाठ्य सामग्री है उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर कुछ, उसको देखते हैं। वर्ष वृत्तांत क्या है, ये सब क्या चीज़ें हैं, इसको हम डिटेल में आगे जानेंगे, इसके डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ये होता क्या है वर्ष वृत्तांत? पत्र आपको पता ही है, पत्र जो होते हैं एप्लीकेशन एंड लेटर, व्याख्यान, प्रवचन, कानून। और दस्तावेज में आ गए पेपायरस पर लिखे गए पेपायरस पर, मतलब पेपायरस कोई चीज़ है, इसको भी हम आगे जानेंगे कि ये होता क्या है पेपायरस, उस पर लिखे गए। भौतिक अवशेष में इमारतें, बर्तन, सिक्के आदि। भौतिक अवशेष में ये सब आपको पता ही है, इमारतें क्या होती हैं, बर्तन और सिक्के, ये सब चीज़ें हमारी भौतिक अवशेष में आती हैं। तो अब जानते हैं पाठ्य सामग्री का पहला एग्जाम्पल था वर्ष वृत्तांत। तो इसी को देखते हैं ये होता क्या है। तो समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू जो हमारा हर साल की जो हिस्ट्री लिखी जाती है उसी को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। मतलब हर साल जो इतिहास लिखा जाता है उस इतिहास को लिखते हैं समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा जाता है वो हर साल इतिहास, तो उसी के ही ब्यौरे को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। आप पेपायरस किसे कहते हैं? पेपायरस हम कहते हैं एक सरकंडे जैसा पौधा था पेपायरस भी। सरकंडा क्या है? अब ये सरकंडा मैंने आपको चैप्टर 2 में भी बताया था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि सरकंडा होता क्या है। मेसोपोटामिया में सरकंडे से मतलब सरकंडा एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा नुकीली नोक होती थी एंड हम उसको पेन की तरह कह सकते हैं कि उससे लिखा जाता था। तो पेन वैन तो चलते नहीं थे आज के उस ज़माने में, तो एक सरकंडा चीज़ था, उसकी बहुत नुकीली नोक होती थी, तो गीली पट्टिकाओं पर सरकंडे की नोक से कुरेद के लिखा जाता था। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ अपने चैप्टर 2 में। जिन लोगों ने देखा होगा उनको याद होगा। पेपायरस भी एक एकदम सरकंडे जैसा ही पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था। कहाँ उगा करता था? नील नदी के किनारे पर। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। लेखन सामग्री मतलब कि लिखने की जो सामग्री है, लिखने की चीज़ें से तैयार की जाती थी। पेपायरस पर लिखा जाता था
और सरकंडे से लिखते थे। रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल का मतलब है कि रोमन साम्राज्य के जो मतलब हम आरंभिक स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कैसे शुरुआत हुई रोमन साम्राज्य की, तो हम उसी को जानते हैं। तो रोमन साम्राज्य में 509 बीसी से 27 बीसी यानी कि 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। तो क्या था रोमन साम्राज्य में 509 बीसी से 27 बीसी तक कौन सी शासन व्यवस्था चली? गणतंत्र शासन व्यवस्था। ये आपको याद रखना है, इतने से इतने बीसी तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली रोम साम्राज्य में। फिर क्या हुआ? 27 ईसा पूर्व तक तो गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। फिर उसके बाद एक हमारा जो सबसे पहला रोम साम्राज्य का जो सबसे पहला सम्राट था, यानी कि जो सबसे पहला राजा था, किंग, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑगस्टस। ऑगस्टस ने क्या करा? 27 तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली और उसके बाद 27 के बाद ऑगस्टस ने गणतंत्र शासन व्यवस्था जो चल रही थी उसका तख्ता पलट दिया, उसको ख़त्म कर दिया और खुद आके वो सम्राट बन गया। ठीक है, उसके राज्य को क्या कहा जाने लगा? उसके राज्य को एक नाम दिया गया, उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपेट ऑगस्टस के राज्य को कहा जाने लगा 27 बीसी में, जब उसने तख्ता पलट दिया था किसका? गणतंत्र शासन व्यवस्था का। तो उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाने लगा। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था, निरंकुश शासक नहीं था। मतलब वो एक प्रमुख नागरिक के रूप में, मतलब वो नॉर्मल व्यक्तियों की तरह ही रहता था और वो था तो शासक, उसके पास शक्तियाँ थी, उसके पास पावर थी, बट ऐसा नहीं था कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा, वो एकदम आम नागरिकों की तरह ही था। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला सम्राट है, जो जैसे सम्राट तो आप सब जानते ही होंगे, सम्राट कहते हैं राजा को, किंग। सेकंड है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग क्या है इसको जानते हैं। अभिजात वर्ग कहते हैं हम अमीर वर्ग को, जिसके जो अमीर हो, बहुत जिसके पास संपत्ति हो, पैसा हो और काफ़ी सारे अधिकार हों, उसको हम अभिजात वर्ग कहते हैं। और हमारा थर्ड है सेना। सेना तो आप सबको मालूम है, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सैनिक होते हैं, बहुत बड़ी सेना होती है जो कि युद्ध लड़ने के काम आती है, वही सेना है। अब 5th पॉइंट है प्रांतों की स्थापना और 5th है सार्वजनिक स्नानगृह। अब हमारा टॉपिक आता है 3री शताब्दी का संकट। शताब्दी का जो संकट था, देखो जो पहली शताब्दी थी, फिर 2री शताब्दी थी, फिर 3री शताब्दी आई। तो पहली और 2री शताब्दी जो गुजरी थी वो तो एकदम शांतिपूर्ण थी, समृद्धि थी। पहली और 2री शताब्दियाँ शांति थी, उसमें समृद्धि थी और आर्थिक विकास की प्रतीक थी। मतलब पहली और 2री जो शताब्दी गुजरी वो एकदम सुकून के साथ, शांति के साथ गुजर गई। लेकिन जब 3री शताब्दी आई तो उसको यही नाम, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा संकट आ गया था, परेशानी आ गई थी, प्रॉब्लम्स बहुत आ गई थी 3री शताब्दी में, तो उसको नाम दिया गया कि 3री शताब्दी का संकट। तो 3री शताब्दी में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा तनाव उभर गया था एकदम से, जब ईरान का वंश था जिसका नाम था ससानी वंश, उसने बार बार आक्रमण किए। देखो एक हमारा साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, हम इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है रोमन साम्राज्य, 3 महाद्वीपों में जो फैला हुआ साम्राज्य है वो रोमन साम्राज्य, और वो बहुत बड़ा साम्राज्य है क्योंकि वो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। अब इसी को जो टक्कर देने वाला था वो था हमारा ईरान। ठीक है, ईरान का साम्राज्य। तो ईरान का साम्राज्य भी काफ़ी विशाल था और रोमन साम्राज्य भी काफ़ी विशाल था। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो रोमन साम्राज्य ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। लेकिन अगर रोमन साम्राज्य को कोई टक्कर दे रहा है तो वो है ईरान का साम्राज्य। तो यह बात याद रखनी है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी, ईरान में और रोम में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो 3री शताब्दी का संकट में यही हुआ था। ईरान का एक ससानी वंश था, उसमें बार बार आक्रमण हुए। इसी बीच जर्मन मूल की जनजातियां जो थीं, जनजातियों में जर्मन मूल की जनजातियां कौन कौन सी थी? 3 थी, फ्रैंक, अलमनाई और ग्रोथ। ये तीनों जर्मन मूल की जो थी जनजातियां थी। इन्होंने क्या किया? रोमन साम्राज्य के अलग अलग प्रांतों पर कब्जा कर लिया। इन तीनों ने कब्जा कर लिया और जिससे क्या हुआ? साम्राज्य में अस्थिरता आई, साम्राज्य बहुत ज़्यादा बिखर गया। ठीक है, तो यही कहा जाने लगा कि 3री शताब्दी का संकट, क्योंकि ईरान में और रोम में लड़ाई झगड़े होने लगे।
अब हम बात करते हैं परवर्ती पूरा काल। ये क्या है परवर्ती पूरा काल? देखो, एक होता है परवर्ती काल और एक होता है पूर्ववर्ती काल। परवर्ती और पूर्ववर्ती, इसको समझिए होता क्या है। परवर्ती में हमारा आता है जो मतलब बाद में आया, मतलब तीसरी शताब्दी के जो बाद आया, यानी कि चौथी से सातवीं शताब्दी तक परवर्ती काल आया। और पूर्ववर्ती कहते हैं जो तीसरी शताब्दी है उससे पहले, ये सब पहले के, मतलब जो पहले के चौथी शताब्दी से जो पहले गुजरा उसको हम पूर्ववर्ती काल कहते हैं। अब हम जानते हैं परवर्ती, क्योंकि हमने तीसरी शताब्दी में जाना कि बहुत ज़्यादा संकट आया, आक्रमण हुए, लड़ाई झगड़े हुए। अब हम इसको जानते हैं कि परवर्ती काल में क्या हुआ। तो परवर्ती काल जो है वो मैंने आपको बताया कि चौथी से सातवीं शताब्दी तक का जो हिस्सा है, चौथी से फोर्थ से सेवन्थ की शताब्दी तक का जो टाइम है उसी को हम परवर्ती पूरा काल कहते हैं। इसमें क्या हुआ, डायोक्लिशियन का शासन चला। परवर्ती काल में चौथी से सातवीं शताब्दी तक किसका शासन चला? डायोक्लिशियन। इसका नाम थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, बट इसको आपको याद रखना है और एग्जाम में आ भी सकता है। डायोक्लिशियन का शासन चला 284 BC से 305 ईसा पूर्व तक, यानी कि 284 BC से 305 BC तक, ठीक है, इसका शासन चला। फिर कॉन्स्टेंटाइन का शासक आया। फिर क्या हुआ, कॉन्स्टेंटाइन का शासक आ गया जिसमें कि ईसाई धर्म राजधर्म बन गया। क्या हुआ था कॉन्स्टेंटाइन के शासन में? जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म चल रहा था, नॉर्मली लोग ईसाई धर्म के थे, बट वो एकदम हमारा उस टाइम पे राजधर्म बना दिया गया उसको, ईसाई धर्म को। सॉलिडस सिक्के, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सॉलिडस सिक्के को निर्धारित किया गया, यानी ये सॉलिडस सिक्का आ गया था। कौन सा सिक्का था? एक सोने का सिक्का था जिसका नाम सॉलिडस था, उसको लागू किया गया। और मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए कॉन्स्टेंटाइन शासक के आने के बाद। ईसाई धर्म राजधर्म के रूप में आ गया था। सॉलिडस सिक्के का चलन हुआ जो कि सोने का सिक्का हुआ करता था। और कुस्तुनतुनिया राजधानी के रूप में फली फूली, मतलब कुस्तुनतुनिया एक जगह थी, वो राजधानी बन गई। और व्यापार में काफ़ी विकास हुआ, मतलब कि व्यापार में डेवलपमेंट होने लगा, लोगों के व्यापार में काफ़ी अच्छा चलने लगा और उसमें डेवलपमेंट आया। स्थापत्य कला चली। स्थापत्य कला मतलब स्थापत्य कहते हैं आर्किटेक्चर को, यानी कि भवन बनाने की कला, घर वर बनने की कला चली। ये सब हुआ कॉन्स्टेंटाइन शासक के आने के बाद। अब फिर क्या हुआ था, इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन शासक के आने के बाद इतने सारे चेंजेस आए, काफ़ी डेवलपमेंट भी हुए। तो ये सब उसके बाद चेंजेस आए। फिर इसके बाद हमारा शासक आ गया था जस्टिनियस। तो इसके बाद जस्टिनियस शासक आ गया था। तो बस इतना याद रखिए कि इसके बाद जस्टिनियस शासक आ गया था। अब इसने क्या क्या चेंज करे वो हम पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य में अभी जानते हैं कि रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति ये सब कैसी थी। मतलब लिंग तो आप जानते ही होंगे, मेल फीमेल को कहते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसी थी, संस्कृति कैसी थी। साक्षरता मतलब होता है पढ़ी लिखी जनसंख्या का अनुपात, मतलब कितनी लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे उसका अनुपात लगाने को साक्षरता कहते हैं। तो ये कैसे थे? तो एकल परिवार का चलन था सबसे ज़्यादा रोमन साम्राज्य, मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली को आदर्श माना जाता था, उसका न्यूक्लियर फैमिली का ही चलन हुआ करता था रोमन साम्राज्य में। महिलाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। संपत्ति में स्वामित्व था, स्वामित्व कहते हैं मालिकाना हक, संपत्ति में मालिकाना हक था। संचालन में कानूनी अधिकार होना, ये सब चीज़ें हो गई थी। और साक्षरता इतनी थी कि काम चलाओ साक्षरता थी, मतलब इतना नहीं था कि बिल्कुल लोगों को कुछ आता ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। मतलब ऐसी थी कि साइन वाइन कर लिया या कुछ अपना लिखना हुआ तो लिख लिया, मतलब ऐसी साक्षरता की काम चलाऊ होना कि जितनी ज़रूरत है उतनी काम चलाऊ साक्षरता थी उनके पास। तो कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, काम चलाऊ साक्षरता थी। सांस्कृतिक विविधता होना, रोमन साम्राज्य जो है वो बहुत ज़्यादा विविधता, मतलब वैरायटीज़ वाला साम्राज्य है। तो काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक वैरायटीज़ थी, विविधता थी। तो ये सब था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रोमन साम्राज्य का विस्तार। इसको हम अपना पार्ट 3 में कवर करेंगे। एंड आई होप कि मैंने अभी आपको जितना भी बताया कि आपको समझ आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।